गवर्नर, मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने शुरू की स्टार्टेड बाई थॉमस मुनरो, और पूरे मद्रास में इसको जब शुरू किया गया, यही इसका वर्ष आपको याद रखना है। थॉमस मुनरो ने कब शुरू किया? स्टार्टेड बाई थॉमस मुनरो इन मद्रास। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया इसको? मद्रास के गवर्नर ने शुरू किया गया। और कैसे शुरू किया? इसके बाद में इसको कहाँ पर? बम्बई में और फिर आपका कर्नाटक क्षेत्र में जो कुर्ग है, इस तरह से इसको लागू किया गया। और साउथ में 51% क्षेत्र पर इसको लागू किया। किसको खत्म कर दिया गया बीच से? जमींदार को। यानी कि किसान कौन हो गया? भूमि का स्वामी हो गया। किसान को भूमि का स्वामी बनाया। किसान को भूमि का स्वामी बनाया। किसान को मेड द फार्मर ऑनर ऑफ लैंड। अब इसके एक पक्ष पे आपको विचार करना होगा। एक पक्ष कौन सा है? किसान को तो सीधा स्वामी बना दिया गया भूमि का। अब कौन मालिक है? किसान है। तो किसान उसको भूमि को क्या है आपका बेच सकता था, या मान के चलो किसान के पास में भी उस तरह के हेरिडिटरी राइट्स आए। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है मेरा मेरा आप सब लोगों से एक विचार के लिए प्रश्न है, क्या हर वर्ष में फसल का उत्पादन एक जैसा हो, ये जरूरी है? भाई किसान, इन्होंने तो क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसने तो पिछले वर्षों को आधार बनाया और इन्होंने एनालिसिस किया कि ठीक है औसत यही बन गया। तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत उत्पादन के आधार पर उन्होंने रेवेन्यू रेट फिक्स किया। तो औसत मान के चलो, तो औसत का तो मतलब क्या होता है? कभी ज़्यादा और कभी कम। अब एक किसान की स्थिति आप सोचिए। तो जमींदार तो आपका किसी भी करके व्यवस्था कर लेते थे, किसानों का खून चूस करके व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन जो किसान है, जैसे मान के चलो कोई एक छोटा किसान था, इसके पास 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे ऐसी जमीन, और किसी वर्ष में अच्छी फसल नहीं हुई, यानी कि मान के चलो पहले प्रकृति पर आधारित थी आपका, और वर्षा वगैरह नहीं हुई, और मान के चलो उसके 5 बीघे अच्छा उत्पादन नहीं हुआ। अब वो कैसे उस टैक्स को देगा? 1/3 कैसे देगा? अब मान के चलो उसको पूरा खेत में ही 1/3 पैदा नहीं हुआ, तो यहाँ भी समस्या आएगी या नहीं आएगी? तो तब किसान क्या करेंगे? तो अंग्रेजों ने तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि भाई उनकी जमीनों को कैसे हड़पा जाए। तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था हमारे देश में पैदा हुई। देश में जो सेठ लोग बैठे हुए थे, जिनके पास में पैसा था, या समझिए मान के चलिए जो जमींदार थे, जिनसे वो जमींदारी ले ली गई थी, तो इनके पास पैसा तो खूब था। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, देश में जमींदारों के पास में खूब पैसा था। तो जमींदारों ने इस व्यवस्था का इस समय आपका लाभ उठाया कि ठीक है, अच्छा तुम भूमि के स्वामी बन गए हो, लेकिन मान के चलो तुम अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हो, ये मान के चलो टैक्स पे ना कर पाए, टैक्स ना दे पाए, तो ब्रिटिश सरकार इसकी जमीन ले लेगी। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया, बिल्कुल इसकी जमीन ले लेगी। तो ये क्या करेगा? ये तो कैसे भी ना कैसे करके इस टैक्स को जमा करने के लिए प्रयास करेगा। तो यहीं पर हमारे देश में एक साहूकार व्यवस्था ने जन्म लिया। साहूकारों का जन्म हुआ देश में। साहूकारों का जन्म। साहूकार का मतलब जो मनी लैंडर्स हैं, बर्थ ऑफ मनी लैंडर्स। बर्थ ऑफ मनी लैंडर्स से क्या मतलब है? कि जो पैसे को देते हैं ब्याज पर, सूद पर, या सूदखोर भी आप कह सकते हैं, या साहूकार कहिए। तो उस समय पे क्या हुआ? एक किसान कहता था भैया मेरे पास तो यही जमीन है, ठीक है अगले साल मैं थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा लूंगा, और उत्पादन बढ़ा करके मैं आपका पैसा, जो आपका पैसे पर थोड़ा ब्याज है, अभी मेरी ज़मीन को प्लीज़ आप बचवा दीजिए। किसी तरह से भी मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है इस ज़मीन से, और ये ज़मीन मेरी बचनी चाहिए। और ये लोग इसका क्या है? ये लोग इतने ईमानदार लोग थे। जो ब्याज पर पैसे देता है वो क्या ईमानदार होता है? बताइए। क्योंकि ब्याज के बारे में तो आप जानते हो ना, ब्याज के बारे में तो लोगों ने किस तरह से गरीब लोगों को लूटा है। हर गांव में आपको व्यक्ति मिल जाएंगे जो थोड़े धनाढ्य हैं, या जिनके पास पैसे की व्यवस्था है। तो वो क्या करते हैं? आप कहेंगे कि भैया इसमें तो मजबूरी होती है लोगों की, वो मांगने, वो जबरन थोड़ी ना दे देते किसी को ब्याज पर पैसे। अरे वो जबरन ब्याज पर पैसे नहीं देते, लेकिन मानवता नाम की चीज़ ये है। जैसे कोई आप देखते होंगे, अब क्या होता है डेली में जो आपका हम जो सुनते हैं कि ब्याज लिया जाता है लोगों से, 3% का ब्याज। उसका बच्चा अस्पताल में भर्ती है, तो आदमी आएगा 1 लाख रुपए लेगा, अब उसको ब्याज दे देंगे 3%, 5%।
10%, बहुत से लोग तो डेली वेज का 10% का ब्याज देते, हर रोज 10%। आप सुबह 1,000 रुपये लो, शाम को 100 रुपये देने पड़ेंगे। और ये पूरे भारतवर्ष में ये सिस्टम चल रहा है। गरीब को और ज्यादा गरीब बनाने के लिए ये साहूकार या सूदखोर लोग काम कर रहे हैं, जिनका आपका घर ही इस चीज से चलता है कि कैसे ब्याज उनको मिलेगा, और उनके अंदर तनिक भी मानवता नाम की चीज है। और वो कहते हैं कि हम पैसे किसी को देने थोड़ी जा रहे हैं, वो लेने ही तो आ रहा है। तो लेने आ रहा है तो कम से कम एक उचित तरीका तो हो मदद करने का, कि आप उसको पैसा दें, आप उस पैसे को जमीन में रखते, या उस पैसे को आप बैंक में जमा करते। तो ठीक है, आप बैंक और जो लाभ आपको कहीं और होता है उससे थोड़ा ज्यादा लाभ ले लो, समझ में आता है। लेकिन उसका उत्पीड़न करना, और वो हमेशा उसी काल चक्र में रह करके फिर अपनी जमीनें आज भी बेचता है। मैंने देखा है बहुत लोगों को अपने गांव में, आसपास में बहुत जगह देखा है मैंने, किसी ने किसी व्यक्ति को थोड़े से रुपए दिए शुरुआत में, और फिर उसको, गरीब व्यक्ति था, अशिक्षित व्यक्ति था, उसके ऊपर गलत कलम चला दी गई, उसके पैसे को जगह जगह लगा करके गलत उल्टा सीधा ब्याज जोड़ करके। इवन हमारे देश में आज जो व्यक्ति ब्याज लेता है उसमें से 90% व्यक्ति ऐसा है जिस पर ब्याज की कैलकुलेशन भी नहीं होती, और फिर अंत में उसकी जमीनों को, उसके घर को और उसकी बाकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। ये व्यवस्था यहाँ पर अंग्रेजों ने ही इसको जन्म दिया, क्योंकि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, और आज भी चल रहा है ये सिस्टम देश में। तो आप कहेंगे किसानों को यहाँ पर भूमि का मालिक बना देने से उनकी समस्या जो है वो हल नहीं हुई। भूमि का मालिक बेशक बना दिया गया, लेकिन क्या समस्या हल हो गई? आप कहेंगे नहीं। जमींदारों की जगह किसने ले ली? साहूकारों ने ले ली। और हमारे देश का इस किसान का खून जो जब से चूसा जा रहा था आज तक चूसा जा रहा है, आज तक लोग उनको उसी तरह से उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो फिर तीसरी व्यवस्था ने जन्म ली। तीसरी व्यवस्था तो कितने परसेंट एरिया पे था इनका? अब तक तीसरी व्यवस्था आई, महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है आपका? तो क्या बोलेंगे? इसमें क्या होता था, अब इन्होंने देख लिया, अभी किसान जो है आपका, किसान वो अलग 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 अलग, किसी के पास कुछ, किसी को रेवेन्यू देना है, उसका बड़ा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। तो और उसमें फिर आपका साहूकारी व्यवस्था जन्म लिया। इन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इसमें क्या किया गया? महाल। महाल बोला जाता था गांव को, महाल। महाल किसको बोला इन्होंने? गांव को। ग्राम से सामूहिक वसूली होगी, और एक गांव में एक व्यक्ति तय कर दिया जाएगा, सामूहिक वसूली। ठीक है, एक कलेक्टिव, क्या बोलोगे? कलेक्टिवली रिकवरी फ्रॉम विलेज, कलेक्टिवली रिकवरी फ्रॉम विलेजेस, ये होगा। और क्षेत्र कितना बचा हुआ था? 30%। 30% क्षेत्र किसका क्षेत्र है? भारत का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है। तो जब सामूहिक रूप से वसूली होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? अभी तक क्या था? किसान मालिक था, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई थोड़ी। यहाँ पर कंपनी ने खुद को भूमि का मालिक बना ली, भूमि का मालिक। और ये भी हमारे किसानों के उत्पीड़न की एक कहानी है। कंपनी को भूमि का मालिक बना दिया गया, और आप सोचिए इसमें दर कितने रखी गई पता है? जगह जगह पर आपका 50 से लेकर के 80% तक, 50 से लेकर के 80%। आप सोचिए किसान यदि 80% दे देगा, हालांकि 1855 में इसको अंग्रेज सरकार ने 55, आपका 1855 में इसको 50% कर दिया था, 50% कर, 50% पे भी सोचिए। जैसे आप में से ज़्यादातर बच्चे किसानों के होंगे, या कम से कम आप जानते होंगे खेतों की हालात को, या मेरी ही तरह आप भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे रहे होंगे, तो वो गांव की हालात समझ सकता है। जिसने खेतों में काम किया हो तो वो किसान की हालात को समझ सकता है। आपके मोहल्ले पड़ोस में तो कम से कम काम करता होगा। जो किसान सूर्य दो से पहले, सूर्य के उगने से पहले खेत पे पहुंच जाए, और जब सूर्य उसके एकदम से सीधे सिर पर हो, उस समय तक जो हिम्मत करे वो किसान, जो इस देश में अन्न को उत्पादित करे ताकि इस पूरी दुनिया का पेट भर पाए, वो किसान, अगर उससे 80% आप ले लोगे तो उसके पास क्या बचेगा? तो ये अंग्रेजों की लूट है, ये सब, ये व्यवस्था ही नहीं है, ये लूट है। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया। हाल्ट मैकेंजी द्वारा क्या करते थे? एक मुखिया चुनते थे, स्टार्टेड बाई हाल्ट मैकेंजी। और कहां पर शुरू किया गया इसको?
तो जैसे पंजाब के क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र थे, यूपी हो गया, ये आप सीधे सीधे लिख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, हल्ट मैकेंजी द्वारा। और सामूहिक वसूली के लिए कौन व्यक्ति होता था यहाँ पे? मुखिया द्वारा। गांव में एक मुखिया चुना जाता था, मुखिया द्वारा। गांव में आप जानते ही हो प्रधान जी का तो हिसाब क्या होता है। जैसे गांव में प्रधान जी होंगे तो सबसे पहली योजना में अक्सर आप देखोगे प्रधान जी का घर बनेगा, जिनका अगर पहले भी नहीं बना तो तब बन जाएगा। अगर प्रधान जी किसी और काम से, रिसोर्स से भी पैसा ले आए, मान के चलो, या ऐसा हो सकता है उनका आर्थिक हालात से मजबूती किसी और तरफ से हो गई, और तरफ से मजबूती हो गई, और उन्होंने उस समय पर अपना घर बना लिया, तब भी गांव यही कहेगा। बेशक से ईमानदार प्रधान हो, तब भी गांव यही कहेगा कि इसने जो है पैसा यहाँ पर लगा लिया है। होता है या नहीं? लेकिन हालांकि आप देखोगे 90% केसेस में यही होता है कि वो गांव के विकास का पैसा होता है जिसको प्रधान अपने घर में लगा लेता है, अक्सर यही होता है। तो हाल्ट मैकेंजी द्वारा ये व्यवस्थाएं शुरू की गई। ठीक है, और अब तो ये हमने किसकी बात कर ली आपसे, तीनों व्यवस्थाएं समझ में आई, हम सब करेंगे। पहली व्यवस्था में क्या था आपका? जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा मिला, जमींदारों ने खूब वसूली की। जमींदारों से किसान को दिया तो इन्होंने सोचा कि भाई किसान सीधा सीधा अपने आप को बचा पाएगा, लेकिन जमींदारों की जगह साहूकारों का जन्म हो गया इस व्यवस्था से। किसान की हालत फिर भी बिगड़ी रही। मालवाड़ी में सीधे किसान को प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, सीधे प्रताड़ित किया गया है। तो ये तीन व्यवस्थाएं थी उस समय कृषि की, आपको याद रख लेना। जमींदारों के लिए तो आपको पता भी होना चाहिए ना, जैसे अगर आप पढ़ते होगे 9वीं अनुसूची थी, जब हमारे देश का पहला संविधान संशोधन हुआ था तो सबसे पहला काम देश की आज़ादी के बाद में इन जमींदारों को ही देखना था, जमींदारों का ही इलाज करना था। तो उसके लिए लाए भी ना जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951, भाई कैसे इन पे कंट्रोल किया जाए। ओके भैया, थ्योरी बुक जीएस का 10 तारीख को आएगा, नेक्स्ट 10 को आएगा, इस बार नहीं आएगा, क्योंकि इस बार प्रोजेक्ट थे तो उनके पास में कई वो लोग मुझसे मिले, बोले कि भैया क्या इसको थोड़ा सा हम आगे पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, हमारे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो वो बुक आएगा आपका नेक्स्ट मंथ बार, क्योंकि और जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो उनकी वजह से उन पर भी बहुत प्रेशर है। ठीक है, उनको तैयार कर रहे हैं। फिर उसको तो मैं उनका पूरा डेटा उनको दे चुका हूँ, वेरीफाई भी मैं सारे उसको कर चुका हूँ अब तक का, तो लगभग तैयार है। लेकिन अभी बीच में उसको हम 10 को ही लॉन्च कर पाएंगे। ठीक है, और वो एक ही बार आएगी, याद रख लेना, सिर्फ एक बार आएगी वो उस 10 को। उसके बाद में वो आपका फिर ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी तारीख को? 10 जून को यहाँ पर आए। 1793 में कार्नवालिस कोड लागू हुआ। 1793 में कार्नवालिस कोड बहुत पूछा जाता है। कार्नवालिस ने अपना एक कोड बनाया, कार्नवालिस संहिता जिसको बोलते हैं, कार्नवालिस संहिता। 1793 में कार्नवालिस संहिता लागू हुई, लागू हुई। बहुत सारे लोग इसको स्थायी बंदोबस्त समझ लेते। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्नवालिस कोड, कार्नवालिस कोड इन 1793। देखो ये कार्नवालिस कोड दरअसल में था क्या? पहली चीज, पहली चीज इसमें थी कि जो कलेक्टर थे, कलेक्टर समझ रहे हैं, कलेक्टर कौन का काम होता था? कलेक्टर को आज आप किस नाम से जानते हैं बताएंगे? कलेक्टर सिर्फ सिर्फ राजस्व निर्धारण, राजस्व निर्धारण करेगा, सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा, ये कहा। कलेक्टर ओनली डिसाइड द रेवेन्यू। आज कलेक्टर नाम सुना है आपने कहीं पर? बोले मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। कलेक्टर डिसाइड, कलेक्टर ओनली डिसाइड्स द रेवेन्यू।